सभी को नमस्ते। पिछला वीडियो अर्थात प्रश्न कुंडली पार्ट 1 में हमने प्रश्न कुंडली की जो बेसिक्स हैं एलोंग विथ जो इम्पोर्टेंट ताजिक योग हैं उसके ऊपर विस्तृत डिस्कशन किए थे एलोंग विथ एग्जाम्पल चार्ट्स। आज प्रश्न कुंडली पार्ट 2 में हम प्रश्न कुंडली कैसे एनालिसिस करते हैं इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखिए, ताजिक नीलकंठी ट्रांसलेटेड बाय पंडित श्री सीताराम शर्मा जी के अगर आप प्रश्न तंत्र सेक्शन के अंडर भाव प्रश्न अध्याय को खोलें तो उसमें श्लोका नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली के अगर एक पर्टिकुलर भाव के बारे में देखें तो अगर उस भाव का स्वामी देखे या उसमें बैठ जाए या फिर नेचुरल बेनिफिक अगर उस पर्टिकुलर भाव को देखें या फिर उसमें बैठ जाए तो वो भाव प्रस्पर करता है। बट अगर उस पर्टिकुलर भाव को उसके जो भावेश है वो या फिर नेचुरल बेनिफिक की दृष्टि युति ना मिल रही हो और सिर्फ नेचुरल मेलिफिक की इन्फ्लुएंस प्रेजेंट हो तो वो भाव सफ़र करता है। अब देखिए श्लोका नंबर 2, इसमें एक पर्टिकुलर क्वेरी की क्विक सक्सेस के बारे में लिखा गया है। अर्थात प्रश्नकर्ता की जो प्रश्न है उसके जो मोस्ट फेवरेबल आंसर है वो जल्द कैसे मिल सकता है उसके ऊपर जो कंडीशंस लागू होते हैं प्रश्न कुंडली में इसके ऊपर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि अगर प्रश्न कुंडली का जो लगन है उसमें अगर नेचुरल बेनिफिक ऑक्यूपाई कर लें या फिर अगर प्रश्न कुंडली के लगन वर्गोत्तम हो अर्थात जिस समय प्रश्न पूछा जा रहा हो उस टाइम का जो लगन है और उस टाइम के नवांश का जो लगन है उसमें अगर सेम राशि आ जाए या फिर प्रश्न कुंडली के लगन में जेमिनाई, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस अर्थात एक शीर्षोदय राशि अगर आ जाए तो उस केस में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके रिलेटेड जो फेवरेबल रिजल्ट है वो प्रश्नकर्ता को जल्द ही मिल जाता है। अगर इसके विपरीत अर्थात अगर नेचुरल मेलिफिक की इन्फ्लुएंस प्रश्न कुंडली के लगन में आ जाए तो उस केस में प्रश्नकर्ता को इन जनरल अनफेवरेबल रिजल्ट्स मिलता है। फिर श्लोका नंबर 2 में यह भी लिखा गया है कि अगर प्रश्न कुंडली के लगन में बोथ बेनिफिक एंड मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो तो उस केस में प्रश्नकर्ता को सक्सेस तो मिलता है बट वो विथ ए डिले अर्थात बड़े सारे हर्डल्स को ओवरकम करने के बाद जाके उसको सक्सेस मिलता है और इजी सक्सेस नहीं मिल पाता। अब देखिए श्लोका नंबर 3 और 4, इसमें एक पर्टिकुलर क्वेरी जो प्रश्न है उसके जो मोस्ट फेवरेबल आंसर कैसे प्राप्त होता है उसके ऊपर लिखा गया है। देखिए, हम जानते हैं कि प्रश्न कुंडली के जो दो इम्पोर्टेंट भाव हैं वो है पहला खुद लगन और दूसरा है कार्यभाव। कार्यभाव अर्थात आपका जो प्रश्न है वो किस भाव से रिलेटेड है उसको कार्यभाव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैरिज रिलेटेड क्वेरी हुआ तो 7वां भाव है कार्यभाव, करियर रिलेटेड क्वेरी हुआ तो 10वां भाव है कार्यभाव, संतान हो गया तो 5वां भाव है कार्यभाव। इसीलिए आप जिसके रिलेटेड क्वेरी पूछ रहे हैं वो भाव प्रश्न कुंडली में आपका कार्यभाव बन जाता है। तो अभी आपको लगनेश और कार्येश अर्थात लगन का स्वामी और कार्यभाव के स्वामी को नोट कर देना है। अब अगर लगन भाव का स्वामी लगन को दृष्टि दे एंड कार्येश अगर कार्यभाव को दृष्टि दे तो उस केस में वो जो क्वेरी है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है। फिर अगर लगनेश जो है वो कार्यभाव को दृष्टि दे और कार्येश जो है वो लगन भाव को दृष्टि दे तो उस केस में भी क्वेरी जो है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि अगर लगनेश और कार्येश परस्पर म्यूचुअल एस्पेक्ट प्रदान कर रहे हों तो उस केस में भी वो जो क्वेरी है वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाता है। और फाइनल पॉइंट ये है कि अगर चंद्रमा लगनेश और कार्येश इन दोनों के साथ कंबुल योग की फॉर्मेशन कर रहा हो तो उस केस में भी वो जो क्वेरी है वो जल्दी फुलफिल हो जाता है। और ये कंबुल योग क्या है इसके लिए आप प्रश्न कुंडली पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिए। अब देखिए श्लोका नंबर 5 to 9, इसमें रेट ऑफ सक्सेस ऑफ क्वेरी के बारे में लिखा गया है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि अगर प्रश्न लगन में जो लगनेश है उसकी दृष्टि अगर प्रश्न लगन पे ना आ रही हो और सिर्फ एक बेनिफिक प्लैनेट की प्रेजेंस प्रश्न लगन पे हो तो उस केस में उस क्वेश्चन की जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 25% होता है। फिर देखिए,
अगर प्रश्न लगन को लग्नेश देख रहा हो और एक नेचुरल बेनिफिट की इन्फ्लुएंस भी उस प्रश्न लगन पे हो तो उस केस में 50% पॉसिबिलिटी उस क्वेरी की फुलफिलमेंट की बन जाती है। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि प्रश्न लगन की जो लग्नेश है वो अगर प्रश्न लगन को देख रहा हो और इसी के साथ 2 या उससे ज़्यादा नेचुरल बेनिफिट अगर प्रश्न लगन में प्रेजेंट हो तो उस केस में वो जो क्वेरी होता है 75% पॉसिबिलिटी बनता है कि वो फुलफिल हो जाए। फिर अगर लग्नेश प्रश्न लगन को दृष्टि दे रहा हो, फिर 2 या उससे ज़्यादा बेनिफिक प्रश्न लगन को दृष्टि दे रहे हो या फिर वहीं पे बैठ गए हो, इसी के साथ ही अगर चंद्रमा किसी भी मेलिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में ना हो तो उस केस में वो जो क्वेरी होता है वो 100% चांस है फुलफिल हो जाने की। और यहाँ पे फाइनली आप एक बात को नोट कीजिए कि अगर प्रश्न कुंडली का जो लगन, लग्नेश या फिर उसको जो प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो अगर नेचुरल मेलिफिक के द्वारा एफ्लिक्टेड हो जाए तो उस केस में नेटिव को इतना फेवरेबल रिजल्ट रिलेटेड टू दैट क्वेरी नहीं मिल पाता। अब देखिए तो एग्जांपल्स, ये वेल्थ रिलेटेड क्वेरी के ऊपर बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 1, सपोज किसी व्यक्ति का धन कहीं पे फंसा हुआ हो या फिर उसको किसी दूसरे सोर्सेज से धन प्राप्ति का योग बन रहा हो। अगर वो आपको आके पूछे कि मुझे अभी धन प्राप्ति होने वाली है क्या, तो उस केस में हम जो प्रश्न कुंडली जनरेट करेंगे सपोज वो वृश्चिक लगन की आ रही होगी। अब देखिए वृश्चिक लगन में सेकंड भाव जो होगा हमारा कार्य भाव होगा क्योंकि वेल्थ रिलेटेड क्वेरी है, और यहाँ पे सेकंड भाव में चूंकि धनु राशि है तो कार्येश हो जाएगा बृहस्पति। अब देखिए ये जो प्रश्न कुंडली है इसके लगन में लग्नेश मंगल खुद बैठा हुआ है और बृहस्पति जो कि कार्येश है वो भी बैठ गया है और एक नेचुरल बेनिफिक शुक्र है, उसकी भी प्रेजेंस इस प्रश्न कुंडली के लगन में है। इसी के साथ ही चंद्रमा जो है वो भी किसी नेचुरल मेलिफिक की इन्फ्लुएंस में नहीं है और 9th हाउस में अपने ही स्वराशि में स्ट्रांगली बैठा हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो प्रश्न कुंडली है वो क्या बता रहा है कि ये जो प्रश्न करता है, ये जो धन के रिलेटेड क्वेरी ये जो लेके आए हैं, इनको जल्द ही सक्सेस मिलने वाली है, अर्थात ये शीघ्र ही धन प्राप्ति करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे फर्दर एक बात नोटिस करेंगे तो लग्नेश मंगल जो है वो 23 डिग्री में है और कार्येश बृहस्पति जो है वो 25 डिग्री में है। यहाँ पे जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो बृहस्पति है और फास्ट मूविंग प्लैनेट मंगल है, और फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री स्लो मूविंग प्लैनेट से कम है एंड दोनों अपने ओवरबप इन्फ्लुएंस के अंडर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इत्तिसाल योग की भी फॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि एक क्विकर रेट ऑफ सक्सेस दिखा रहा है और इत्तिसाल योग की भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो प्रश्न करता है इनको बहुत ही जल्द अपना जो फंसा हुआ धन है या फिर किसी दूसरे मार्ग से धन प्राप्ति होने वाली है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए प्रश्नकर्ता जिस समय आपको प्रश्न पूछ रहा है, सपोज उस टाइम पे धनु लगन उदित होकर आ रहा था। यहाँ पे जो लग्नेश हो गया बृहस्पति वो 7th भाव में 17 डिग्री में बैठा हुआ है और इसका जो धन भाव है वो हो जाएगा कार्य भाव। क्योंकि धन भाव में मकर राशि है तो कार्येश हो जाएगा शनि जो कि 14 डिग्री में लगन में बैठ गया है। देखिए यहाँ पे लग्नेश बृहस्पति और कार्य शनि परस्पर म्यूचुअल एस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं, तो इसमें भी एक क्विकर रेट ऑफ सक्सेस जो है वो दिख रहा है धन प्राप्ति में। अगर इतना ही देख के आप प्रश्नकर्ता को ये बोल दें कि आपका जो फंसा हुआ धन है या फिर आपको जिस सोर्स से धन मिलने वाली है वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी, तो उस केस में आप गलत चले जाएंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे शनि और जुपिटर में से शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, डिग्री है 14 डिग्री। बृहस्पति जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट, उसकी डिग्री है 17 डिग्री, और दोनों अपने ओवरबप इन्फ्लुएंस के अंदर बैठे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे स्लो मूविंग प्लैनेट की डिग्री फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री से कम है, तो उसमें इशराफ योग की फॉर्मेशन हो रहा है। और जब कभी इशराफ योग फॉर्मेशन होता है तो वो प्रश्नकर्ता जो क्वेरी पूछ रहा है इसके रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है। अर्थात इसमें धन प्राप्ति के
क्विकर रेट ऑफ सक्सेस शो करने के बावजूद भी, क्योंकि इशराफ योग फॉर्मेशन हो रहा है धन भाव के रिलेटेड, तो वो जो प्रश्न करता है उनको किसी भी तरह का धन प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब देखिए, पार्ट 1 वाले वीडियो से लेके अब तक की जो पार्ट 2 की वीडियो हमने जो डिस्कशन किया, इसमें प्रश्न कुंडली एनालिसिस की जो बेसिक्स है वो कवर हो गया। अब हम कुछ पर्टिकुलर क्वेरी के रिलेटेड जो एनालिसिस है उसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं डिजीज एंड रिकवरी के बारे में। अर्थात आपको अगर किसी भी तरह का रोग के रिलेटेड कोई प्रश्न किया जा रहा हो तो उसकी एनालिसिस आप कैसे करें। देखिए, भाव प्रश्न अध्याय के श्लोक नंबर 57 से लेकर 59 तक अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि जब कभी भी रोग रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा जाए तो उस समय जो प्रश्न कुंडली आपको मिलता है, उस प्रश्न कुंडली का जो लगन है वो चिकित्सक अर्थात डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उस प्रश्न कुंडली का जो 10वां भाव है वो मरीज अर्थात पेशेंट को रिप्रेजेंट करता है। उस प्रश्न कुंडली का जो 7वां भाव है वो रोग को रिप्रेजेंट करता है। और प्रश्न कुंडली का जो 4था भाव है वो मेडिकेशंस या फिर ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे फर्दर क्या लिखा गया है कि जब कभी भी रोग सही नहीं हो रहा हो तो उस केस में जो प्रश्न कुंडली आपको मिलता है तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर लग्न में पाप ग्रह बैठे हुए हों तो आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो गलत डॉक्टर है, अर्थात आप डॉक्टर बदलवाइए। अगर 10th हाउस में पाप ग्रह बैठ जा रहे हों तो वो ये दिखा रहा है कि आपकी डेली हैबिट्स और इनडिसिप्लिन के वजह से आपकी जो रोग है वो सही नहीं हो रहा। फिर अगर 7वें भाव में नेचुरल मेलिफिक्स बैठ जा रहे हों तो वो क्या दिखा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन इन डिजीज अर्थात एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर रहा है, अर्थात ये सीवियरिटी ऑफ डिजीज को दिखाता है। और अगर 4थे भाव में नेचुरल मेलिफिक बैठ जाए तो वो क्या दिखाता है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो गलत मेडिसिन है, अर्थात डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिसिन के जगह पे आप कुछ अपने से मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर वो जो मेडिसिन ले रहे हैं कुछ डिफरेंट कंपनी का ले रहे हैं जो आपके ऊपर वो असर नहीं कर रहा, तो आपको मेडिसिन जो है वो बदलना पड़ सकता है। अब देखिए श्लोक नंबर 60 to 61, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली का जो केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, इसमें अगर नेचुरल बेनिफिक की ही इन्फ्लुएंस हो और कोई भी नेचुरल मेलिफिक की प्रेजेंस ना हो तो उस केस में वो नेटिव को स्पीडी रिकवरी फ्रॉम डिजीज अर्थात जल्द ही आरोग्य हो जाने की इंडिकेशन प्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे फर्दर ये लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है और जो चंद्रमा है वो अगर नेचुरल बेनिफिक के साथ इत्तिसाल योग फॉर्मेशन कर रहे हों तो उस केस में भी जो डिजीज़ है वो जल्द ही सही हो जाता है। फिर यहाँ पे ये लिखा गया है कि सारे शुभ योग प्रेजेंट होने के बाद भी अगर 4वां भाव का स्वामी, 7वां भाव का स्वामी या फिर 10वां भाव का स्वामी रेट्रोग्रेड हो जाए तो उस केस में आपका जो रोग है वो सही तो हो जाएगा, बट उसके बाद वो डिजीज फिर से आपको ग्रसित करने वाली होगी। और फाइनली ये लिखा गया है कि उस प्रश्न कुंडली के 1st, 4th एंड 7th हाउस में अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाए और वो अगर चंद्रमा के साथ इत्तिसाल योग फॉर्मेशन कर दे तो आपको जो रोग होता है वो रोग सही नहीं होता और उसके वजह से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर आपकी आयु अगर पूरी हो गई हो तो वो मृत्यु तक भी आपको ले सकता है। अब देखिए श्लोक नंबर 62 to 64, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सपोज आपके पास कोई प्रश्नकर्ता आ रहा है और वो पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर नेटिव सीरियस हैं, वो बचेंगे या नहीं। तो उस केस में जो मृत्यु वाली कंडीशंस लागू होते हैं प्रश्न कुंडली में, उस प्रश्न को लेके वो क्या है देखिए कि अगर 8th लॉर्ड लगन को ऑक्यूपाई कर ले या फिर प्रश्न कुंडली का जो 8th लॉर्ड है वो उस प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है या फिर चंद्रमा जो है उससे 8वें भाव में बैठ जाए, या फिर प्रश्न कुंडली में लियो लगन उदित हो रहा हो और उसमें जो चंद्रमा है वो अगर
सातवें भाव का स्वामी शनि के साथ इत्तिसाल योग फॉर्मेशन कर रहा हो, या फिर उस लियो लगन में सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए तो उस केस में भी मृत्यु की पॉसिबिलिटी बन जाता है। फिर चौथा पॉइंट यह है कि प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है वो अगर प्रश्न कुंडली के एक केंद्र भाव को ऑक्यूपाई कर ले और वो उस प्रश्न कुंडली का जो एट्थ लॉर्ड है या फिर कोई नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह हो या फिर कोई कंबस्ट प्लैनेट के साथ इत्तिसाल योग फॉर्मेशन कर दे, वो भी मृत्यु का योग बना देता है। फिर यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है और जो अष्टमेश है ये दोनों अगर प्रश्न कुंडली का जो केंद्र भाव है उसमें बैठ जाएं और उनके साथ अगर नेचुरल मेलिफिक भी एसोसिएट हो जाएं, अर्थात लगन लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड प्रश्न कुंडली के अगर एफ्लिक्टेड होके केंद्र भाव में बैठे हुए हों और परस्पर के साथ इत्तिसाल योग फॉर्मेशन कर रहे हों तो उस केस में भी मृत्यु जनित समस्या आ सकती है। फिर लास्ट पॉइंट ये है कि प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है वो उस टाइम का जो द्वादशस कुंडली अर्थात जो D12 चार्ट है उसमें अगर लियो साइन को ऑक्यूपाई कर ले तो उस केस में भी मृत्यु जनित जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए ताजिक नीलकंठी में जो प्रश्न तंत्र सेक्शन है इसमें विशेष प्रश्न अध्यय नामक एक चैप्टर है। इसमें रोग के रिलेटेड जो प्रश्न है उसको एनालिसिस के कुछ एडिशनल टिप्स दिए गए हैं। देखिए इस विशेष प्रश्न अध्याय की अगर आप श्लोक नंबर 60 को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डॉक्टर एंड पेशेंट अर्थात प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है और जो 10th लॉर्ड है वो दोनों अगर परस्पर मित्र हों या फिर डिजीज एंड ट्रीटमेंट अर्थात प्रश्न कुंडली का जो 7th लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है ये दोनों अगर परस्पर फ्रेंडली प्लैनेट्स हों तो उस केस में पेशेंट को अपनी रोग से स्वस्थ होने की पॉसिबिलिटी बन जाता है। बट अगर लग्नेस एंड 10th लॉर्ड या फिर 7th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड उस प्रश्न कुंडली के ये अगर परस्पर शत्रुता रखते हों तो उस केस में वो जो डिजीज है वो सही होने की जगह कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब देखिए श्लोक नंबर 61, इसमें क्या लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है वो अगर उसी प्रश्न कुंडली में स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड हो अर्थात वो अगर केंद्र भाव में अच्छे से बैठा हो या फिर एग्जॉल्टेड हो या फिर अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ हो एंड इसी के साथ ही उस प्रश्न कुंडली का जो केंद्र भाव है उसमें अगर नेचुरल बेनिफिक्स की प्रेजेंट हो और नेचुरल मेलिफिक्स की प्रेजेंट ना हो तो उस केस में वो जो पेशेंट है उसको अपने रोग से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। फिर श्लोक नंबर 62 क्या बता रहा है कि प्रश्न कुंडली का जो लगन है उसमें अगर एक नेचुरल बेनिफिक वेल प्लेस्ड बैठ जाए विथआउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी नेचुरल मेलिफिक तो उस केस में वो जो पेशेंट होता है उसको उसके रोग से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। फिर यहाँ पे फर्दर ये लिखा गया है कि प्रश्न कुंडली के अगर हम तीसरा, छठा, 9वां और 11वां भाव देखें इसमें अगर नेचुरल बेनिफिक्स ऑक्यूपाई कर लें तो उस केस में भी वो जो पेशेंट होता है उसको अपने रोग से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। अब हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में डिजीज एंड रिकवरी को लेके जो कुछ भी पढ़ा उस पर कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कशन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज कोई व्यक्ति खुद के शरीर में जो रोग है उसके रिलेटेड कोई क्वेरी पूछ रहा हो तो उस टाइम पे अगर आप प्रश्न कुंडली जनरेट करें तो अगर ये वाली कुंडली आ रही हो तो यहाँ पे कैसे एनालिसिस करेंगे। देखिए लगन भाव से शुरू करते हैं। देखिए इनके लगन भाव में लग्नेश जुपिटर बैठ गया है और वो भी एक नेचुरल बेनिफिक है। सप्तम भाव खाली है और जुपिटर के 7th एस्पेक्ट वहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या निर्देशित कर रहा है, चूँकि लगन भाव डॉक्टर का भाव है तो आपका जो डॉक्टर है वो बढ़िया डॉक्टर है। दूसरी बात, क्योंकि 7th भाव में कोई नेचुरल बेनिफिक नहीं है और बेनिफिक की दृष्टि वहाँ पे जा रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जो रोग हुआ है वो छोटी मोटी बीमारी है, कोई ऐसे सीवियर बीमारी है नहीं। फिर
फिर देखिए, अगर आप इस प्रश्न कुंडली के फोर्थ हाउस को देखें तो यहाँ पे दो नेचुरल मेलिफिक बैठे हुए हैं, एक वक्री शनि और दूसरा केतु। क्योंकि प्रश्न कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं या तो वो गलत है, या तो एक्सपायरी है, या फिर डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उसको ना लेके आप खुद से कुछ मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस प्रश्न कुंडली के 10th हाउस के बारे में बात करें जो कि खुद मरीज को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक नेचुरल मेलिफिक राहु बैठा हुआ है और नेचुरल बेनिफिक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट आ रहा है, अर्थात आप मेडिसिन तो ले रहे हैं बट आपके जो डेली हैबिट्स हैं आप उसको बदल नहीं रहे, तो आपकी इनडिसिप्लिन की वजह से आपकी जो बीमारी है वो सही नहीं हो रहा। तो देखिए, इस प्रश्न कुंडली के एनालिसिस में आपको क्या मिल रहा है कि ये जो प्रश्नकर्ता हैं सही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, छोटी मोटी बीमारी है, प्रॉब्लम क्या है कि मेडिसिन्स गलत लिए हैं और वो खुद इनडिसिप्लिन हो रहे हैं। अगर वो सही मेडिसिन्स लें और खुद की डिसिप्लिन रखें तो इनकी जो डिजीज़ है वो जल्दी क्योर हो जाएगा, क्योंकि इनके लगन में एक नेचुरल बेनिफिक डायरेक्टली प्लेस्ड है और कोई भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल मेलिफिक लगन में नहीं है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2। सपोज प्रश्नकर्ता अपनी माँ की डिजीज़ के बारे में आपको पूछ रहा है, तो उसकी एनालिसिस कैसे करें। देखिए, सपोज उस टाइम पे कुंभ लगन उदित हो रहा था, क्योंकि माता का भाव 4th भाव है, तो हमको अभी क्या करना है, 4th हाउस को रोटेट करके लगन बना देना है। अब ये जो रोटेटेड लगन है इसको एज ए प्रश्न लगन फॉर मदर ट्रीट करना है। सबसे पहले देखेंगे तो इस प्रश्न कुंडली का जो केंद्र भाव है इसमें लगन में 2 नेचुरल मेलेफिक शनि और राहु बैठ गए हैं और सप्तम भाव में केतु बैठ गया है। देखिए, सप्तम भाव में क्योंकि केतु एक नेचुरल मेलिफिक बैठ गया है और कोई नेचुरल बेनिफिक है नहीं, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन इन डिजीज दिखा रहा है कि इनको जो बीमारी हुई है वो कॉम्प्लिकेट हो गया है। फिर लगन में 2 नेचुरल मेलिफिक बैठे हुए हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ को लेकर जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो डॉक्टर ही गलत है। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके सीने में दर्द हो रहा है, वो हो रहा है गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी की वजह से, मगर आप जाके हार्ट के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो उस केस में आप जितना भी हार्ट रिलेटेड मेडिसिन खाएं, जब तक आपकी गैस और एसिडिटी सही नहीं होगी उस केस में आपके सीने में दर्द होता रहेगा। तो इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है कि आप गलत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। फिर देखिए, इनका 4th भाव एम्प्टी है और जो 10th भाव है उसमें कोई भी नेचुरल मेलिफिक की इन्फ्लुएंस नहीं है। यहाँ पे मरकरी और सन बैठे हुए हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो पेशेंट हैं वो डिसिप्लिन्ड है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट डॉक्टर गलत चुन लिए हैं। फिर और एक बात नोटिस कीजिए, इस प्रश्न कुंडली के 3रे भाव में एक नेचुरल बेनिफिक जुपिटर बैठा हुआ है, 9th हाउस में नेचुरल बेनिफिक शुक्र बैठा हुआ है और 11th हाउस में नेचुरल बेनिफिक चंद्रमा बैठा हुआ है। इस प्रश्न कुंडली का जो लगन भाव है 10th भाव है, इसका जो भावेश है अर्थात शुक्र और शनि वो भी परस्पर मित्रता रखते हैं। तो क्या दर्शा रहा है कि अगर ये डॉक्टर बदलेंगे तो देयर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि इनकी जो बीमारी है वो जल्द ही क्योर हो जाएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज कोई व्यक्ति अपने छोटे भाई या बहन को कोई बीमारी हुई हो, उसके रिलेटेड क्वेरी लेके आपके पास आया हुआ है। सपोज उस केस में जो प्रश्न कुंडली है वो धनु लगन की बन रही थी। अब हम क्या करेंगे, धनु लगन से जो 3रा भाव है कुंभ राशि, उसको रोटेट करके लगन बना देंगे, तो हमको जो प्रश्न कुंडली मिलेगा वो छोटे भाई के रिलेटेड प्रश्न कुंडली मिलेगा। अब देखिए, इस प्रश्न कुंडली में लगन में राहु बैठा हुआ है, सप्तम भाव में शनि और केतु बैठ गए हैं। देखिए, सप्तम भाव में 2 नेचुरल मेलिफिक बैठ गए हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी जो डिजीज है वो बहुत ही सीवियर है, एक्सट्रीमली सीवियर। दूसरी बात, इनके लगन में राहु बैठ गया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी जो सीवियरिटी है वो इतना ज़्यादा है
कि आप चाहे कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो इसकी इलाज आपको नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात देखिए, ये जो प्रश्न कुंडली है, इसका जो लग्न शनि है और 10th लॉर्ड मंगल है, ये दोनों परस्पर शत्रुता रख रहे हैं। अर्थात अगर आप डॉक्टर चेंज भी करवा लें तो उस केस में भी ये डिजीज सही होने की पॉसिबिलिटी जो है वो दिखा नहीं रहा। तो ये प्रश्न कुंडली अगर आप ओवरऑल देखें तो क्या दिखा रहा है कि इनके भाई को जो बीमारी हुई है वो एक सीवियर बीमारी है। अब सपोज ये जो प्रश्न करता है फर्दर वो अगर आपको पूछे कि इस बीमारी से क्या उनकी भाई को मुक्ति मिल सकती है या फिर इस बीमारी के चलते वो स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको कंडीशंस ऑफ डेथ जो है वो चेकिंग करना पड़ेगा। उनमें से एक कंडीशन क्या था कि प्रश्नकर्ता अगर डेथ रिलेटेड क्वेरी आपको पूछें तो उस केस में अगर प्रश्न कुंडली का जो लग्नेश है वो उस टाइम का जो द्वादशांश कुंडली अर्थात D12 चार्ट है उसमें अगर लियो साइन में बैठ जाए तो वो मृत्यु को इंडिकेट करता है। देखिए, इस प्रश्न कुंडली में जो लग्नेश है वो शनि है। अगर आप उस टाइम पे D12 चार्ट खोलें तो वहाँ पे ये शनि सिंह राशि में आपको बैठा हुआ मिलेगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डिजीज़ है वो एक जानलेवा बीमारी है और इस डिजीज़ के चलते इनके भाई की मृत्यु की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन समाप्त होती है और प्रश्न कुंडली के रिलेटेड जो फर्दर इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो हम प्रश्न कुंडली पार्ट 3 वाली वीडियो में कवर करेंगे। नमस्ते।